चलो बड़े आगे। अब आर्गुमेंट पास करना, वैल्यू रिटर्न करना, ये सारी चीजें हमारी हो गई। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट मेजर टॉपिक एंड दैट इज यूजिंग द कीवर्ड दिस। अगला चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है अब वो है दिस कीवर्ड का जावा में यूज कैसे होता है। सॉरी, नॉट दिस, स्टैटिक। आपका स्टैटिक अभी कवर नहीं हुआ ना, तो पहले स्टैटिक कीवर्ड पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं दिस की। अब आप रिकॉल करिए, जो स्टैटिक कीवर्ड है ये आपने आज से पहले बहुत बार जावा में सुना है। आपने देखा मेन जावा में स्टैटिक होता है, मैथ क्लास के मेंबर स्टैटिक होते हैं। तो आज हम ऑफिशियली पढ़ेंगे जावा में स्टैटिक कब करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और सबसे पहले जावा में किन किन चीजों को स्टैटिक करा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इन जावा द कीवर्ड स्टैटिक can be used primarily in three places। तीन जगह हैं जहां जावा में आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं, राइट। नंबर वन, वी कैन हैव static methods in Java. Sorry, number one, static data in Java. सबसे पहले आप जावा में डेटा को स्टैटिक कर सकते हैं। आज पढ़ेंगे क्या होता है डेटा को स्टैटिक करने का मतलब। नंबर टू, वी कैन हैव स्टैटिक मेथड्स इन जावा। गुड इवनिंग एवरीवन, याद रखिएगा। नंबर थ्री, वी कैन हैव स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक्स इन जावा। We can have static initializer blocks। आपको लास्ट क्लास में कुछ कोड दिया था, मैंने बना लिया आपने। These are three places, some code where in Java majority times related to swapping I think I gave, आपको दिखेगा। Swapping और करिएगा, और भी जगहों पर static लगता है, but primarily static Java में तीन जगहों पर लगता है। आप डेटा को static कर सकते हैं, आप methods को static कर सकते हैं, क्या क्या रहेगा क्लास के अंदर, आप initializer blocks को भी कर सकते हैं static। क्लास नम थी, आई थिंक क्लियर टू ऑल। नम के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स थे। चलिए अब सबसे पहले आई और एक जे, व्हाट इज स्टैटिक डेटा। कितने मेथड बनाने थे क्लास में? मतलब ये कहने का कि जावा व्हाट इज स्टैटिक डेटा, क्या मतलब ये कहने का कि जावा में डेटा को स्टैटिक करा जा रहा है। ये समझने के लिए कि डेटा स्टैटिक होने का क्या मतलब होता है, आपसे मैं दो क्वेश्चंस पूछता हूं, बहुत सिंपल, मुझे उन दोनों के जवाब दीजिएगा। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन करिए मेरे पास एक डेमो नाम की क्लास है। ये भी इमेजिन करिए इस डेमो क्लास के अंदर एक ए और एक बी नाम के मेरे पास डेटा मेंबर्स हैं, और बाकी क्या है उसको फिलहाल इग्नोर कीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, ये ए और बी मेमोरी में कब आएंगे, जल्दी बताइए। ये ए और बी मेमोरी में कब आएंगे? ऐसा कब होगा कि जावा ए और बी को मेमोरी में स्पेस दे? वेरी गुड, जब डेमो क्लास का क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। जब भी डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जावा ए और बी को मेमोरी में स्पेस देगी, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कारण जावा डेटा मेंबर्स को मेमोरी में स्पेस देती है। यस और नो, देख चुके हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन, ए और बी की मेमोरी में कितनी कॉपीज आएंगी? जावा कितने ए और कितने बी बनाएगी, जल्दी बताइए। वेरी गुड, जावा उतने ए और बी बनाएगी जितने हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ए और बी की एक कॉपी आएगी। अगर मैं डेमो क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ए और बी की 4 कॉपीज आएंगी। अगर मैं डेमो के 100 ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ए और बी की 100 कॉपी आएंगी। और अगर मैं बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूं तो आप मानते हैं ए और बी मेमोरी में लोड ही नहीं होंगे? आप मानते हैं ए और बी मेमोरी में लोड ही नहीं होंगे अगर मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करूं, राइट। अब याद करके बताइए, ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम
इंस्टेंस। इसलिए इस तरीके के मेंबर जो आप क्लास में बनाते हैं उन्हें कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल्स, या उन्हें कहा जाता है इंस्टेंस मेंबर्स। उन्हें आप इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बुलाते हैं, उन्हें आप इंस्टेंस मेंबर के नाम से भी बुलाते हैं। तो जब भी जावा के अंदर, आपकी क्लास के अंदर इस तरीके से आप वेरिएबल्स बनाएंगे तो ये टोटली ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। ये तभी आएंगे मेमोरी में जब ऑब्जेक्ट आएगा, ये तब तक सरवाइव करेंगे जब तक ऑब्जेक्ट सरवाइव करेगा, ये तब मेमोरी छोड़ देंगे जब ऑब्जेक्ट मेमोरी छोड़ देगा। इनकी मेमोरी में उतनी कॉपीज आएंगी जितने डेमो के आप क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। समझ आया कि नहीं आया, बताएं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इस क्लास में हल्का सा चेंज करते हैं अपन, और इस डेमो क्लास के अंदर मैं ए रखता हूं पहले जैसे, लेकिन बी के साथ एक छोटा सा कीवर्ड ऐड कर देते हैं जिस कीवर्ड का नाम है स्टैटिक। बी के साथ एक छोटा सा कीवर्ड ऐड कर देता हूं मैं जिस कीवर्ड का नाम है स्टैटिक। अब अगर आपसे मैं पूछूं, अब बताइए प्रोग्राम के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, तो आपका जवाब होगा अब सबसे पहला काम जो जावा करेगी वो ये कि जैसे ही इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, द फर्स्ट थिंग विच जावा विल डू वो ये होगा, गुड इवनिंग एवरीवन, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बने उससे पहले, कोई इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो उससे पहले जावा बी नाम का ये वेरिएबल बना देगी। ना सिर्फ बना देगी बल्कि उसे डिफॉल्ट वैल्यू दे देगी जो इंटीजर्स के लिए होती है 0। यानी जब भी क्लास में किसी डेटा को स्टैटिक करते हैं, ये डेटा को मेमोरी में आने की इतनी जल्दी होती है, इतनी क्यूरोसिटी होती है, इतना एक्साइटेड होता है ये मेमोरी में आने के लिए कि जावा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी वेट नहीं करती। द फर्स्ट थिंग विच जावा डज इज टू लोड दिस स्टैटिक वेरिएबल इन योर कंप्यूटर्स रैम। दैट मीन्स अभी ए नहीं आया है। बताइए ए क्यों नहीं आया है? जल्दी जवाब दीजिए, ए क्यों नहीं आया है? क्योंकि आपने अभी तक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है। बट बी को इतनी जल्दी है मेमोरी में आने की कि इससे पहले कि कोई दूसरा एक्शन आपका प्रोग्राम ले, बी वेरिएबल ना सिर्फ मेमोरी में आएगा बल्कि अपनी डिफॉल्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज भी होगा। समझ आया? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं इसका मेन पार्ट। नाउ सपोज फर्स्ट लाइन ऑफ मेन एग्जीक्यूटेड इनडायरेक्टली, मतलब योगेश मैं समझा नहीं, खाली क्लास कंपाइल करने से बी मेमोरी में नहीं आएगा योगेश। ऑफ कोर्स हम प्रोग्राम रन करेंगे तो मेन तो होगा ही। सोचो आप, मैं तो समझा रहा हूं प्रोग्राम रन हो रहा है, मेन वगैरह सब है हमारे पास, लेकिन पहला एक्शन जो जावा लेगी वो ये कि इस बी को मेमोरी में लाएगी। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, बी से थोड़ी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, बिल्कुल मेन से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, है ना। अभी बी इतना थोड़ी है टाइम जेवीएम के पास कि वो हर एक क्लास को चेक करे और वहां जाकर स्टैटिक को लोड करे। सबसे पहले तो मेन चलेगा ना। ठीक है, चलिए समझिए। अब मैंने बनाई ड्राइवर क्लास बाय द नेम ऑफ यूज डेमो। ड्राइवर क्लास के अंदर एज यूजुअल मैंने मेन डिफाइन करा बाय राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग args वगैरह वगैरह। और इस मेन मेथड के अंदर आकर मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा डेमो obj1 इज इक्वल टू न्यू डेमो। टेल मी, इस लाइन से क्या क्रिएट हो रहा है? जल्दी बताइए। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। आज तक आपने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कितनी बाइट रिजर्व होती है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कितनी स्पेस रिजर्व होती है? जल्दी जवाब दीजिए। ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा मेंबर्स के हिसाब से, राइट। लेकिन नोटिस करिए आज आपकी क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उसमें से एक मेंबर स्टैटिक है और ये ऑब्जेक्ट की साइज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ये ऑब्जेक्ट की साइज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा।
यानी अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका वो सिर्फ एक डेटा मेंबर के साथ होगा। एंड व्हाट इज दैट? वो एक डेटा मेंबर कौन है? वो एक डेटा मेंबर ए है। अब आपके ऑब्जेक्ट के पास बस एक डेटा मेंबर रहेगा जिसका नाम ए होगा और आपके ऑब्जेक्ट का नाम होगा obj1। हाँ, डेफिनेटली इस ए की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। इसी कोड में अब मैं सेकेंड लाइन लिखता हूं, डेमो obj2 इक्वल टू न्यू डेमो, और इसी कोड में मैं थर्ड लाइन भी लिखता हूं, डेमो obj3 इक्वल टू न्यू डेमो। 3 लाइनें मैंने लिखी। अब आप मुझे बताइए, obj1, obj2, obj3 तीन ऑब्जेक्ट्स अपन ने क्रिएट करे। जैसे ये तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, आप मानते हैं एक ही तीन कॉपीज बनेंगी? आप एग्री करते हैं एक ही तीन कॉपीज बनेगी, ये ए और ये ए, राइट? इस ए के अंदर 0 आएगा, इस ए के अंदर भी 0, इस ए के अंदर भी 0। जो पहला वाला ए है वो किसका ए है? obj1 का। अगले जो दोनों ए हैं वो obj2 और obj3 के ए हैं। तो अब ये डायग्राम तीन बातें आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है। तीन बातें इस डायग्राम को देखकर बहुत अच्छे से समझ में आपको आनी चाहिए। सबसे पहली बात, स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी सबसे पहले मिलती है, मानते हैं? इससे पहले कि नॉन स्टैटिक मेमोरी में आए, ठीक है? स्टैटिक मेंबर्स आर लोडेड बिफोर एनी नॉन स्टैटिक मेंबर। एग्री करते हैं? फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, बी की कितनी कॉपीज हैं? बी की कितनी कॉपीज हैं? एक। तो स्टैटिक मेंबर्स आर लोडेड ओनली वंस, ये भी बोल सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स आर लोडेड ओनली वंस। और तीसरी बात, आप मानते हैं हर ऑब्जेक्ट का अपना ए है लेकिन बी सबके बीच में कॉमन है? हर ऑब्जेक्ट का अपना ए है लेकिन बी सबके बीच में कॉमन है। एग्री करते हैं? यानी दे हैव ओनली वन कॉपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे हैव ओनली वन कॉपी शेयर्ड बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। कैन आई से दिस? स्टैटिक मेंबर्स की सिर्फ एक कॉपी होती है जो क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर होती है, करेक्ट? तो मेमोरी में ए कितने हैं? मेमोरी में ए कितने हैं? 3 हैं। और ज्यादा हो सकते हैं? क्या कहते हैं, क्या मेमोरी में ए और ज्यादा हो सकते हैं? यस और नो? कितने हो सकते हैं? ए बताइए, मेमोरी में कितने ए हो सकते हैं? एग्जैक्टली उतने जितने आप डेमो क्लास के क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। अगर डेमो क्लास के आपने 4 ऑब्जेक्ट और बना दिए तो मेमोरी में 7 ए हो जाएंगे। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? लेकिन मेमोरी में बी हमेशा एक ही रहेगा क्योंकि आपने उसको कर रखा है स्टैटिक। आ रहा है समझ? ठीक है, आप अपन इस बात को प्रूफ करते हैं। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं जो इस बात को प्रूफ करे कि मेमोरी में बी 1 है और ए 3 है? क्या हम किसी तरह से इस बात को साबित कर सकते हैं that there is only one copy of B but there are 3 copies of A? Do we have some way? Exactly by simply assigning them the values। इनमें वैल्यू डालिए और प्रिंट करके देखिए, आउटपुट को ध्यान से एनालाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा A 3 है और B 1 है। और अगला एग्जाम्पल हमारा इसी बात को प्रूफ करने के लिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत प्रॉपर वे में मैं कोड लिख रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा, फिर करिएगा मेरे साथ ट्रेस। तो मैंने डेमो क्लास बनाई। फिलहाल मैं डेमो क्लास के अंदर पब्लिक मोड में ए और बी दोनों को रख रहा हूं। ठीक है, पब्लिक क्यों कर रहा हूं बता सकते हैं आप? पब्लिक इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इन्हें डायरेक्टली मेन के यानी क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाऊं, इसलिए कर रहे हैं ना पब्लिक। ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर स्टैटिक कर रहा है आपने इसलिए आप पब्लिक कर रहे हैं, क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए पब्लिक कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी मेथड्स को बाईपास कर रहा हूं। मैं अभी मेथड्स को बाईपास कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू डिफाइन एनी मेथड इन द क्लास क्योंकि मैं सीधे मेन से ए और बी को करना चाह रहा हूं एक्सेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट, अब आ जाइए आप मेन पे।
अब मैंने क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा यूज डेमो। यूज डेमो के अंदर मैंने हमेशा की तरह मेन डिफाइन करा बाय राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसको यहां ले आता हूं मैं, और इसके अंदर मैंने अब कुछ लाइनें लिखी। पहली लाइन मैंने लिखी डेमो d1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, डेमो d2 इज इक्वल टू न्यू डेमो, डेमो d3 इज इक्वल टू न्यू डेमो। उसके बाद मैंने कहा d1.a इक्वल टू 10, d2.a इक्वल टू 20, d3.a इक्वल टू 30। देन मैंने system.out.println से d1.a, d2.a इसी के आगे करा देता हूं, कॉमा d2.a एंड d3.a सबको डिस्प्ले करवाया। फिर मैंने कहा d1.b इज इक्वल टू 10, d1.b इज इक्वल टू 20, d1.b इज इक्वल टू 30, और फिर मैंने बिल्कुल यही लाइन b के लिए लिखी एंड आई मेंशन d1.b, d2.b एंड d3.b। देन मेन बंद करा, क्लास बंद करी। यहां तक क्लियर है? बताएं, जितना दिख रहा है समझ आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रैम का डायग्राम लेते हैं। आप मुझे बताइए अगर लेक्चर समझ आया है आपको अभी तक का। पहला एक्शन जावा की तरफ से आपके सिस्टम की इस मेमोरी में क्या लिया जाएगा? टेल मी, इफ दिस इज आवर कंप्यूटर्स रैम, what is the first thing Java will do? Very good. First thing which Java will do is it will create a static variable whose name will be d, right? Default value 0, 0। और ये सब कुछ ऑब्जेक्ट बनने से पहले हो जाएगा, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट बनने से पहले हो जाएगा, बिल्कुल। अब स्टेटमेंट चलेगा डेमो d1 इक्वल टू न्यू डेमो। न्यू डेमो के कारण आप मानते हैं डेमो क्लास का क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ए नाम का मेंबर होगा, जिसको रेफर d1 नाम का रेफरेंस करेगा, ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, करेक्ट। जब आप कहेंगे डेमो d2 इक्वल टू न्यू डेमो, एक और ए बनेगा, आई मीन एक और इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी बनेगी, और इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने का काम d2 करेगा। और जब आप तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे d3, ऐसा ही कुछ मेमोरी में तीसरी बार होगा, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनेगा विद a एज द डेटा मेंबर, और इसे रेफर करने का काम d3 करेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब बताइए, आपने कहा जावा से d1.a इज इक्वल टू 10, क्या इफेक्ट होगा? जल्दी बताएं। वेरी गुड। इसका हिंदी वर्जन है d1 के a में 10 डाल दो, तो जावा इस 0 की जगह आप मानते हैं 10 असाइन करेगी? करेगी? आप सोच के बोलिएगा। जब मैं कहूंगा d2.a इक्वल टू 20, तो इसका d1 के a पे क्या असर पड़ेगा? जब मैं d2 के a में 20 डालूंगा, इसका d1 के a पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। d1 का a 10 का 10 बना रहेगा, d2 का a अपनी डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, और वो डिफरेंट वैल्यू होगी 20। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है a इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए बनती है।
इसका रीजन है ए इंस्टेंस वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए बनती है। मानते हैं आप? राइट? तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की बनेगी एक सेपरेट कॉपी, और जब आप B3 के ए में 30 डालेंगे तब इस 0 की जगह पर वैल्यू असाइन हो जाएगी 30। एग्री करते हैं? तो D1 में आएगा 10, D2 में आएगा 20, D3 में आएगा 30। राइट? अब जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो D1 का A 10 दिखेगा, D2 का A 20 दिखेगा, D3 का A 30 दिखेगा। अब मैंने बिल्कुल सेम ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट B के ऊपर फायर करे, एंड आई सेड D1 डॉट B इक्वल टू 10। बताइए B कौन सा है? बताइए B कौन सा है? जल्दी जवाब दीजिए। B यही है रैम के अंदर, ये रहा B, राइट? जिसके अंदर वैल्यू आपने असाइन करी है 10, तो इस B में 10 आएगा, राइट? अब जब आप कहेंगे, सॉरी D2 होना चाहिए था वो, जस्ट अ मोमेंट, इसको करना है D2, उसको करना है D3। अब जब अपन कहेंगे D2 डॉट B इक्वल टू 20, तो क्या लगता है आपको ये लाइन क्या करेगी? 10 ओवरराइट होगा? यस और नो? होगा। तो जिस B के अंदर 10 था वो B ओवरराइट होकर हो जाएगा 20। और जब आप कहेंगे D3 डॉट B इक्वल टू 30, तो जिस B में 20 था वही अल्टीमेटली ओवरराइट होकर हो जाएगा 30। तो क्या मैं ये मानूं सबके B की वैल्यू सेम है, या मैं ये मानूं सबका B सेम है? D1, D2, D3 इनके B की वैल्यू सेम है या इनका B ही सेम है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, B की वैल्यू सेम नहीं है। पूरा B वेरिएबल ही इन तीनों के बीच में कॉमन है। तीनों के बीच में सेम कॉपी B की एक्सेस हो रही है, चाहे वो D1 से एक्सेस हो, चाहे वो D2 से हो, चाहे D3 से हो। तो अब ये भी बता दीजिए आंसर क्या आएगा? What will D1 डॉट B show? 30, D2 डॉट B 30, D3 डॉट B 30। आउटपुट विल बी 30, 30, 30। आया समझ? गुड। अब मुझे एक डाउट है, वो डाउट आपको भी होना चाहिए। जो डायग्राम हमारा है वो ये दिखा रहा है कि D1 जहां पॉइंट कर रहा है वहां सिर्फ A है कि A और B दोनों हैं? दोनों है, राइट? जब D1 जहां पॉइंट कर रहा है वहां दोनों हैं, तो ये डायग्राम में दिख क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपको लग रहा है दोनों हैं तो शुभम, सत्यम, दोनों बताएं। शुभम और सत्यम आपने लिखा है दोनों हैं, तो अगर D1 जहां पॉइंट कर रहा है वहां दोनों हैं, तो डायग्राम में हमने A क्यों दिखाया हुआ है सिर्फ? तो मतलब यहां B ड्रॉ कर दूं मैं? आप मानते हैं? तो फिर गलत हो गया ना ये कहना कि दोनों हैं। D1 जहां पॉइंट कर रहा है वहां दोनों नहीं है, वहां सिर्फ A है, ठीक है? अब अगर D1 जहां पॉइंट कर रहा है वहां सिर्फ A है, तो फिर हमारा ये कमांड कैसे चल रहा है D1 डॉट B इक्वल टू 10? बताइए। D1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, क्या उस ऑब्जेक्ट में A और B दोनों हैं? सत्यम, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं क्या B उस मेमोरी एरिया का पार्ट है जहां D1 पॉइंट कर रहा है? जवाब दें सत्यम। तो फिर D1 डॉट B कैसे चला? D1 डॉट B स्टेटमेंट कैसे चल गया? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं D1 डॉट C इक्वल टू 100? चल जाएगा? बताएं आप लोग, सभी लोग जवाब दें। नहीं चलेगा ना, क्योंकि C है ही नहीं। तो जैसे C नहीं है ऐसे B भी तो नहीं है ना। D1 जहां पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के मेमोरी एरिया में सिर्फ A ही है ना। तो फिर ये D1 डॉट B कैसे चला?
कैन एनीवन आंसर दिस? और ये बकायदा चलेगा, है ना, इसका प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये भी सोचना गलत होगा सर ये चलेगा नहीं, चलेगा कि नहीं, 100% चलेगा। और इसको आप नेटबीन से करते हैं, देखिएगा ध्यान से। बस यही तो बात है योगेश, यही तो मैं पूछ रहा हूं। रेफरेंस यूज कर रहे हैं वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये चला कैसे। आपका सवाल और मेरा सवाल कनेक्टेड है बिल्कुल, दोनों का एक ही आंसर है। स्टैटिक कीवर्ड के कारण कुछ हो रहा होगा। शुभम वो कुछ ही तो पता करना है क्या है। हरीश यू कैन आंसर दिस। क्यों चल रहा है ये कोड? नो आइडिया? पक्का शुभम? शेयर हो रहा है वो तो समझ आ रहा है भरत मुझे, मैं तो कह रहा है भरत मुझे, मैं तो कह रहा हूं ये कैसे काम कर रहा है आपका d1.b। मे बी पॉसिबल कॉपीज क्रिएट हो रही है। नहीं, अगर कॉपीज क्रिएट हो रही है अंकित, तो बी की वैल्यू ओवरराइट कैसे हो रही है? नहीं, कोड एरिया में नहीं है हरीश, बी मेथड एरिया में, यहां मेथड एरिया बोलते हैं उसको। तो वो तो खैर आर्किटेक्चर की बात होगी कि बी कहां पर है, मैं तो कुछ और चीज पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं चल कैसे रहा है ये मेरा क्वेश्चन है। जावा का जादू है, तो वही तो जादू पता करना है, और ऐसे कितने जादू करती है जावा। दे आर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। इफ दे आर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट देन हाउ दिस स्टेटमेंट इज रनिंग। d1.a, d1 तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। बहुत सिंपल है इसका आंसर, बिल्कुल सही हरीश। स्टैटिक क्लास के नाम से एक्सेस होता है, हम ऑब्जेक्ट के नाम से कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूं मैं। तो क्या होगा उससे? सही कह रहे हो बिल्कुल। जावा क्या करती है, और क्या सारी लैंग्वेजेस यही करती हैं? यस हरीश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होगा जो आपने लिखा है, वही होगा। और अब उसको डीपली एक्सप्लेन करता हूं मैं। पहले अपन कोड चला के देख लें, नेटबीन्स बूट हो जाए। हाँ जी चलिए, सो आई स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। लेट्स कॉल दिस प्रोजेक्ट एज स्टैटिक डेमो। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, चलो। अंत भला तो सब भला, गुड। स्टैटिक डेमो ऐप, ठीक है, देखें ध्यान से। जावा पैकेज बनाया मैंने, लेट्स से सचिन के नाम से। इनसाइड सचिन मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने दिया डेमो। डेमो क्लास के अंदर जैसा अभी अभी हमने डिस्कस करा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने दो डेटा मेंबर्स रखे, ठीक है। पब्लिक हटा दिया क्लास के आगे से, यहां लिखा मैंने पब्लिक INT-A, और यहां लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक INT-B, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई बाय द नेम ऑफ यूजडेमो। इनसाइड यूजडेमो क्लास
मैंने मेन डिफाइन करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। डेमो क्लास के क्रिएट करे 3 ऑब्जेक्ट्स, डेमो d1 इक्वल टू न्यू डेमो, और ये लाइन रिपीट करी मैंने 3 बार, डेमो d2 इक्वल टू न्यू डेमो, डेमो d3 इक्वल टू न्यू डेमो। फिर मैंने लिखा d1 डॉट a इज इक्वल टू 10, d2 डॉट a इज इक्वल टू 20, d3 डॉट a इज इक्वल टू 30। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से d1 का a, d2 का a और d3 का a सबको डिस्प्ले करा, और बिल्कुल यही स्टेप्स मैंने रिपीट करे फॉर b ऑल्सो। बस जहां a है वहां मैंने b कर दिया है, लाइक दिस। ये हो गया d1 डॉट b, d2 डॉट b, d3 डॉट b। बताइए जरा क्या आउटपुट आ रहा है। कोड ट्रेस कर लिया है अपन ने ऑलरेडी, आउटपुट बताइए। पहला वाला एसओपी क्या देगा और दूसरा वाला क्या देगा? गुड, 10 20 30 और 30 30 30। क्लियर है सब लोगों को आउटपुट? राइट। अब ये चल कैसे रहा है, हरीश ने जवाब दे दिया है, मैं उसको थोड़ा और इलैबोरेट वे में आपको समझा देता हूं। आपको मैं जब से जावा का फर्स्ट प्रोग्राम समझा रहा हूं तब से एक बात बार बार बोल रहा हूं, आई होप आपने सुनी होगी, ध्यान दिया होगा, कि जब भी हम किसी स्टैटिक चीज को एक्सेस करते हैं हमेशा इन्हें एक्सेस करते हैं क्लास के नाम से। याद है आपको? ये बात मैंने आपको सबसे पहले कब बोली थी बताइए? ये बात मैंने आपको सबसे पहले कब बोली थी इस कोर्स में? बताइए बताइए, ये बात सबसे पहले आपको मैंने कब पढ़ाई थी? नहीं, मेन के भी बात पढ़ाई थी मैंने, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैथ क्लास आई थी ना, इंटीजर तो बाद में आया है। जब मैथ क्लास में आपको पाई एक्सेस करना सिखाया था तब मैंने आपसे कहा था कि पाई स्टैटिक है। आप याद करिए, उस दिन मैंने आपको जावा का पूरा सोर्स कोड भी दिखाया था। मैथ क्लास का सोर्स कोड देखा था आपने? वहां पाई स्टैटिक दिखा था। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने आपको बोला था, 2 बातें दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि अब जब भी हम जावा में क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस करेंगे आप हमेशा मेरे से पूछना ये स्टैटिक है कि नहीं है। अगर मैं कहूँगा स्टैटिक है तो आप याद रखना एक्सेस करते हैं क्लास के नाम से, और अगर स्टैटिक नहीं है तो एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के नाम से। बोला था। इसीलिए आप जब से मैथ क्लास के बारे में जान चुके हैं तब से लेकर आज तक मैथ डॉट पाई लिखते हैं ना, नहीं बनाते हैं ना आप मैथ का कोई ऑब्जेक्ट, नहीं क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि आपको पता है पाई इज स्टैटिक। बिल्कुल ऐसे जावा को भी पता है कि आपका ये जो बी नाम का मेंबर है ये स्टैटिक है। पता है कि नहीं जावा को? जावा ने आपकी क्लास में इसको स्टैटिक देखा है कि नहीं? तो जावा का कंपाइलर, योगेश अब जादू पे आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जावा का कंपाइलर इतना सपोर्टिव है, इतना प्रोग्रामर फ्रेंडली है कि कंपाइलर इस लाइन को हम लोगों की नासमझी मानते हुए, हम लोगों की नादानी मानते हुए, हम लोगों की स्टूपिडिटी मानते हुए चुपचाप d1.b को अपना जेनरोसिटी दिखाते वक्त demo.b में कन्वर्ट कर देता है। चुपचाप कंपाइलर हमारी इस लाइन को d1.b की जगह कन्वर्ट कर देता है इनटू demo.b। कब कन्वर्ट करता है योगेश बताइए, कब कन्वर्ट करता है? कब कन्वर्ट करता है? एवरीवन प्लीज टेल। जब आपके डेमो का, इस यूज डेमो का बना रहा होता है कंपाइलर बाइट कोड, जब वो बाइट कोड क्रिएट कर रहा होता है तब वो चुपचाप आपके इस डेमो की जगह पर, आपके इस d1 की जगह पर इसे रिप्लेस कर देता है क्लास के नाम से। तो आपको लग रहा है आप d1.b एक्सेस कर रहे हैं, यह आपकी और मेरी नजरों का धोखा है, इल्यूजन है, भ्रम है। It's not d1.b which is actually getting executed. The statement d1.b will actually be converted into
demo.b। और आप इस एंगल से अगर समझें तो आपको ये समझना ज्यादा इजी लगेगा कि क्यों 20 ने 10 को ओवरराइट करा और क्यों 30 ने 20 को ओवरराइट करा, क्योंकि तीनों लाइनें सेम सिंटेक्स से बी को एक्सेस कर रही है। मैं फिर दोहराता हूं अपना ये लास्ट स्टेटमेंट, अगर आप इस सच को समझ जाएं, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं जाएगी कि 20 ने 10 को और 13 ने 20 को ओवरराइट कैसे कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि दिखने में लग रहा है D1, D2, D3 का बी है, वो किसी का बी नहीं है, वो एक्चुअल में डेमो का बी है। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? बताइए ना कि बिल्कुल सही योगेश, बिल्कुल सही कैच करा है। नेटबीन्स आपको गाइड कर रहा है कि आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि आप एक्सेस कर रहे हैं नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। पढ़िए, बिल्कुल वार्निंग है, पढ़ो मैसेज पढ़ो। ये जो बल्ब आ रहा है इस पे क्या लिखा हुआ है? दिमाग की बत्ती जलाने को कह रहा है वो। पढ़ो, एक्सेसिंग स्टैटिक फील्ड बी, देख रहे हैं? और ये भी बोल रहा है आप ऑल्ट एंटर प्रेस करिए तो मैं कुछ और बताऊं। तो प्रेस करते हैं अपन ऑल्ट और एंटर, चेक करिए नेटबीन्स चेंज कर रहा है। देखिए जो कंपाइलर पर्दे के पीछे कर रहा है वो नेटबीन्स आपके सामने कर रहा है, दे रहा है वो आपको सजेशन कि ये जो आप कर रहे हो गलत है। इससे आपको कंफ्यूजन होगा कि आप एक नॉन स्टैटिक चीज की तरह स्टैटिक को एक्सेस कर रहे हो, जबकि वो नॉन स्टैटिक की तरह एक्सेस नहीं हो रहा, वो एक्चुअल में स्टैटिक की तरह ही एक्सेस हो रहा है। आ रहा है समझ? चेक करिए, इसलिए वो हर जगह आपको याद दिला रहा है कि ये जो आपने लिखा हुआ है दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्लास नेम। लाइक दिस। योगेश ऐसा होना चाहिए, बट ड्यू टू प्रोग्रामर फ्रेंडलीनेस नॉट ओनली जावा, दिस इज इवन अलाउड इन C++। This is even allowed in C++, but this is not allowed in .NET. Microsoft बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेकर, Microsoft में एरर है। सिर्फ एक एडवांटेज योगेश, फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको जावा बांध के नहीं रखना चाहती कि आप क्लास से ही एक्सेस करो, इट्स योर चॉइस। इवन अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हो इट विल बी रिप्लेस विद क्लास नेम। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। इसका एक और प्रूफ है, क्या ऐसा कर रहा है कंपाइलर, इसका हमारे पास एक और सबूत है। बताइए। आ रहा हूं सत्यम, आपका क्वेश्चन पढ़ा मैंने, आ रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन पे। मैं अभी सब लोगों से पूछ रहा हूं, इसका एक और प्रूफ है हमारे पास कि D1.b को वो demo.b बना दे रहा है। देखिए मैं देता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रूफ है। दूं? सोच पाएंगे? प्रूफ ये है, आप D1, D2, D3 सब में नल डाल दीजिए। बताइए, अब ये ऑब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट हो गए? हो गए ना? और मैं आपको याद दिला दूं, जब कोई रेफरेंस नल होता है, जब कोई रेफरेंस नल होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और आप उस नल रेफरेंस से कोई चीज एक्सेस करते हो, तो जावा एक बहुत पॉपुलर एक्सेप्शन देती है। अच्छे से दिमाग में इस एक्सेप्शन का नाम भर लें आप, और इस एक्सेप्शन का नाम होता है, पढ़िए क्या लिखा है मैंने, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं? जब भी जावा में आप किसी रेफरेंस को नल करते हैं और आप रेफरेंस की मदद से क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस करते हैं, तो जावा देती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मैं आपको इसका पहले एक सिंपल सा डेमो देता हूं, बहुत ही सिंपल सा डेमो। इन सबको कर देते हैं कमेंट, ठीक? ध्यान दीजिए। ये बताइए, मैंने जावा से कहा स्ट्रिंग सिटी इक्वल टू भोपाल,
क्या सिटी भोपाल को पॉइंट कर रहा है? बताइए, कर रहा है ना? अगर मैं कहता हूं सिटी डॉट लेंथ, तो अपन को आंसर 6 मिलेगा, सॉरी 5 मिलेगा, हाँ 6 मिलेगा। बिल्कुल, भोपाल की लेंथ है ना, 6 मिल रहा है। अब मैं यहां भोपाल हटाकर नल कर देता हूं, कोड कंपाइल होगा। देखिए, कंपाइल नहीं होना होता तो नेटबीन्स रेड बॉल दिखाता, अगर कंपाइल नहीं करना होता तो नेटबीन्स रेड बॉल दिखाता। जैसे मैंने यहां से इक्वल टू नल हटा दिया, अब देखिए वो रेड बॉल दिखा रहा है, ये कहते हुए कि आपने D1 को आपने सिटी को इनिशियलाइज नहीं करा। मैं यहां पर नल डाल रहा हूं, ठीक। अब मैं इसको कंपाइल रन करूंगा, जैसे ही मैं रन करूंगा जावा थ्रो करेगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखिए, देख रहे हैं एक्सेप्शन? देख रहे हैं? और इससे ये बात भी प्रूफ हो गई ना कि जावा में इंटरनली पॉइंटर्स होते हैं, है ना। एक्सटर्नली हमें पॉइंटर की तरह चीजें यूज करने नहीं देती है, बट वो खुद पॉइंटर का भरपूर यूज करती है। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब हम ये सेम चीज, वॉच केयरफुली, अब हम ये सेम चीज अप्लाई करते हैं विद D1, D2 एंड D3 और एक्सेस करते हैं B को। रन करा मैंने, एक्सेप्शन क्यों नहीं आई? कैन यू टेल मी, एक्सेप्शन क्यों नहीं आई? जल्दी बताइए, फटाफट चैट में आंसर टाइप कीजिए, एक्सेप्शन क्यों नहीं आई? यस, क्योंकि जावा ने आपके D1.b को चुपचाप बाइट कोड बनाते वक्त D1.b नहीं बना दिया demo.b इज इक्वल टू 10, demo.b इज इक्वल टू 20, demo.b इज इक्वल टू 30। आया समझ? और क्या ये बात ए के लिए भी एप्लीकेबल है? व्हाट डू यू से? क्या ये लाइन अगर मैं ए एक्सेस करने से पहले लिख दूं तो भी एक्सेप्शन नहीं आएगी? 100% आएगी। अब कोड इस पहली लाइन पे D1.a इक्वल टू 10 पे गौर कीजिए, थ्रो कर देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये टेक्निकल प्रूफ है इस बात को साबित करने का कि आपके लिए जो D1.b है वो एक्चुअल में जावा के लिए D1.b नहीं है, वो demo.b है। प्रूफ समझ आया? याद रहेगा ये प्रूफ? राइट, लाइक दिस वी कैन से, हम भले ही D1, D2, D3 बोले, बट जावा एक्चुअल में इसे रिप्लेस कर देती है क्लास के नाम से, एंड दैट इज व्हाई द कोड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग। क्लियर? आगे बढ़े। इसलिए अब आज से एक चीज हम अच्छे से दिमाग में फिट कर लें, भले ही चलता है बट हमें करना नहीं चाहिए। सही बोल रहा हूं? भले ही चलता है स्टैटिक चीजों का ऑब्जेक्ट से एक्सेस होना, पर हमें करना नहीं चाहिए। इफ वी नो दिस that static members should always be accessed using class name, then we should not try to access them using object of the class. Clear? योगेश, आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता हूं 2 क्वेश्चंस का आंसर देने। पहले सत्यम का क्वेश्चन है और फिर योगेश का क्वेश्चन है। सत्यम का क्वेश्चन है स्टैटिक का बेनिफिट क्या है, योगेश का क्वेश्चन है स्टैटिक मेमोरी के किस एरिया में होते हैं। नहीं अमन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अमन आपका। नहीं बना सकते अपन मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट, और आप लोगों को पता है क्यों नहीं बना सकते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको कोई चीज बता चुका हूं और मुझे पक्का यकीन है कि आपको याद नहीं होगा। बताओ, कैन एनीवन आंसर दिस? अमन का क्वेश्चन है, हम क्या मैथ का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं?
मैं खुद ही कह रहा हूं, तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे मालूम है। नहीं सत्यम नहीं, आप मिक्स कर रहे हो दो चीजों को। चलो अच्छा, मैं एक प्रूफ देता हूं, मैं एक और बात बताता हूं आपको। देखो, आज प्रूफ्स कर रहे हैं ना, तो अपन सारी चीजों को प्रूफ कर डालते हैं आज। आपको पार्स आइडेंटिटी याद है? याद है? पार्स आइडेंटिटी स्टैटिक है, बताइए। लेकिन अगर मैं इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाकर उसे एक्सेस करूं तो चलेगा? चलेगा ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इंटीजर ओबीजे इक्वल टू न्यू इंटीजर। बताइए, अलाउड है इंटीजर ओबीजे इक्वल टू न्यू इंटीजर लिखना? है ना? ये अलग बात है कि यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, इसलिए आर्ग्यूमेंट देने की आपको जरूरत है। आपको यहां पर आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, राइट? तो मैं आर्ग्यूमेंट में नल पास कर देता हूं फिलहाल। चला, बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस करता हूं ओबीजे डॉट पार्स आईएनटी, तो ये चलेगा? और यहां पास करता हूं 25। बताइए, मैं ओबीजे से एक्सेस कर रहा हूं इसको, चलेगा ना? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां दे दिया मैंने एक्स। रन करूंगा तो एक्स में क्या दिखेगा? यहां कुछ पास कर देता हूं मैं, नंबर है ना, 10, चलो 1 पास कर दिया, राइट? 25 आ गया, चेक करिए, मिल गया मुझे। हालांकि ये ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं हो रहा है, ये कॉल किससे हो रहा है? क्लास के नाम से ही हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही योगेश, ओबीजे विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर डॉट, परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ू, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज, हम ये सेम चीज मैथ पे कर सकते हैं क्या? मैथ ओबीजे इज इक्वल टू न्यू मैथ, बताइए, इज दिस अलाउड? नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है मैथ का ऑब्जेक्ट बनाना। समझ रहे हैं क्यों नहीं अलाउड है? आप ये मत सोचिएगा सर आप पैरामीटर नहीं दे रहे हो इसलिए है क्या। चलो मैं दे देता हूं, यहां भी दे देता हूं 1, देखो तो भी नहीं ले रहा है। नल दे दूं तो भी नहीं ले रहा है, एरर ही एरर आ रही है। समझ आ रहा है क्यों नहीं ले रहा है? क्या रीजन है हरीश, जल्दी बताओ। बिकॉज मैथ ने अपने कंस्ट्रक्टर को कर रखा है प्राइवेट। देखिए ध्यान से, और ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ये आज ही के दिन के लिए लिखी थी जावा ने, है ना, कि आप लोग पूछेंगे और जावा पहले से रखेगी, डोंट लेट एनीवन इंस्टेंशिएट दिस क्लास। मतलब जावा नहीं चाहती कि हम जबरदस्ती मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, और वो जानती है मना करने से अपन मानेंगे नहीं, है ना। वार्निंग कोई नहीं पड़ता ना, ढेरों जगह वार्निंग रहती है, कहां ध्यान देते हैं अपन? जब एरर आती है तभी समझ में आता है। बिल्कुल सही योगेश, नेटबीन्स तो बताए, नेटबीन्स एक्चुअल में आपको सिंटेक्स एरर दे रहा था, कंपाइल टाइम वाली। वही एरर आपको तब भी दिखती जब आप नोटपैड पे कोड लिखकर कंपाइल करते, राइट? तो मैथ का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते अपन, बिकॉज मैथ के कंस्ट्रक्टर को जावा ने प्राइवेट करा हुआ है। क्यों प्राइवेट करा हुआ है? क्योंकि जावा को लगता है मैथ में हर मेंबर जब स्टैटिक है, तो क्यों प्रोग्रामर जबरदस्ती अपने एफर्ट्स डाले, जबरदस्ती मेमोरी वेस्ट करे और मैथ का क्रिएट करे ऑब्जेक्ट। भरत क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रिंग के लिए क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रिंग का ऐसा है मतलब, हाँ स्ट्रिंग में क्या, स्ट्रिंग क्लास में क्या, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ऐसा? क्यों नहीं बना सकते? बनाते हैं ना स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट अपन। स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर पब्लिक हैं, मैथ का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। स्ट्रिंग के तो ऑब्जेक्ट अपन ने कितनी बार बनाए, राइट? तो इसका मतलब एक सिंपल सा रूल, अगर आप नहीं चाहते हैं कि जावा में
कोई आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो आप कंस्ट्रक्टर को कर सकते हैं प्राइवेट। समझ आया? और ऐसा आप कब करेंगे? जब आपकी क्लास में सारे मेंबर स्टैटिक हो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब आते हैं सत्यम के क्वेश्चन पे। कोई आंसर दे सकता है सत्यम के क्वेश्चन का? सत्यम ने मुझसे 2-3 बार पूछा चैट में, स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज क्या है। मैं एक बार फिर सत्यम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। इफ यू पीपल कैन आंसर, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन सत्यम के क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन सत्यम हैज आस्क्ड मी। आप लोग बताएं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल? और सिंपल, हरीश ये तो आपने एग्जैक्ट एग्जांपल दे दिया, मैं तो कह रहा हूं और सिंपल सी बात करो। सत्यम सुनो ध्यान से, सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने ये समझा सत्यम आज के स्टैटिक डेटा की मल्टीपल कॉपी नहीं बनती है? बताओ, समझा? ठीक है, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। मेरे पास एक सर्कल नाम की क्लास है। सर्कल क्लास के अंदर मेरे पास एक रेडियस नाम का मेंबर है। सत्यम, दुनिया में जितने सर्कल बनते हैं सबका रेडियस सेम होता है कि अलग होता है? एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, अलग होता है। शाबाश, ठीक है। हमारे आई बॉल्स भी सर्कल है, फुटबॉल भी सर्कल है, क्रिकेट की बॉल भी सर्कल है, सबका रेडियस अलग अलग है ना? लेकिन दुनिया में जहां भी पाई यूज होता है सत्यम, क्या पाई सबके लिए अलग अलग होता है? नहीं होता है। अब सत्यम सोचो, अगर तुमने पाई को नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करा, इमेजिन करो, अगर तुमने पाई को नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करा, डबल पाई इक्वल टू 3.14 तुमने कहा, और तुमने सर्कल क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो बताओ कितने रेडियस और कितने पाई बनेंगे? सत्यम आंसर दीजिए। सर्कल के अगर मैंने 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो कितने रेडियस और कितने पाई बनेंगे? दस बनेंगे। तो आप मानते हो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेडियस और एक पाई होगा? और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको एक और चीज समझ में आएगी, सबके रेडियस की वैल्यू अलग अलग होगी ना, लेकिन पाई सब में सेम होगा कि नहीं होगा सत्यम? होगा ना? तो जब सब में वैल्यू सेम है तो आपको नहीं लगता इसका स्टैटिक होना सही है? मेमोरी बचेगी, बताओ, है ना? दूसरा लो, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। हमारे पास अकाउंट नाम की क्लास है, उसके अंदर एक डेटा मेंबर है अकाउंट आईडी। सत्यम, बैंक के सारे कस्टमर्स की अकाउंट आईडी सेम कि अलग? अलग। तो अकाउंट आईडी नॉन स्टैटिक होना चाहिए? अकाउंट आईडी नॉन स्टैटिक होना चाहिए। कस्टमर का नाम नॉन स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर का नाम अलग होगा। कस्टमर का बैंक बैलेंस नॉन स्टैटिक होना चाहिए। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या लगता है सत्यम, सबके लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं? नहीं। स्पेशल केसेस की बात छोड़ दें, स्पेशल केसेस की बात छोड़ दें, सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा है, नॉर्मल के लिए कम है, वो छोड़ दें। इन जनरल सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्लास बनाते वक्त हमें कर देना चाहिए स्टैटिक। मानते हैं आप मेमोरी बचेगी? जो 8-8 बाइट सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा था, वो अब एक ही बार 8 बाइट में काम हो जाएगा? हो जाएगा ना? और वैसे भी आप सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर का होता है कि बैंक का होता है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर का है कि बैंक का है? बैंक का है ना, तो यहाँ बैंक तो एक ही है ना, ये जो अकाउंट क्लास से रिप्रेजेंट हो रहा है इसको बैंक नाम दे देता हूं, चलो और सिंपल, बैंक तो एक ही है ना यहाँ पर, उस बैंक का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कस्टमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? राइट? तो आप मानते हो मेन से फिर ये लिखना ज्यादा सेंसिबल होगा, बैंक डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7.5। ये ज्यादा रीडेबल लाइन बनेगी, ज्यादा अच्छी लाइन लगेगी कि बैंक से सेट हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि कस्टमर सेट कर रहा है। डाउट दूर हो गया सत्यम? तो अब आप बताओ मुझे कब स्टैटिक करना चाहिए? अगर आपसे किसी ने पूछा तो क्या जवाब दोगे? कब ऐसा होना चाहिए कि आप क्लास के अंदर स्टैटिक लगाएं? यस, जब वो डेटा सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमन है। तो नहीं लगाएंगे स्टैटिक तो एरर आएगी सत्यम। स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो जावा एरर दे देगी क्या? नहीं, कोई एरर नहीं देगी, बट हम अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट करेंगे। बिल्कुल अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट होगी। क्लियर हुआ? डाउट सॉल्व सबके? आगे बढ़ूं? चलिए, अब आपके लिए होमवर्क, जरूर जरूर अटेम्प्ट करिएगा इसको। अगला लेक्चर इसी होमवर्क पे चलेगा और ये होमवर्क कम से कम 2 दिन डिस्कस करना है। इस प्रोग्राम के हम कई वर्जन्स बनाने वाले हैं। और हाँ, ओके ओके योगेश, यस, स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में कहाँ रहते हैं? गुड क्वेश्चन। सुनिए, सबसे पहले बताइए रेफरेंसेस मेमोरी में कहाँ रहते हैं? बात हो चुकी है, कहाँ रहते हैं? गुड, स्टैक एरिया में रहते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस लिव इन स्टैक एरिया। ठीक, ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहते हैं? गुड, ऑब्जेक्ट्स लिव इन हीप एरिया। स्टैटिक इन दोनों में से कहीं नहीं रहता है, ना तो स्टैटिक हीप में जाता है, ना तो स्टैटिक स्टैक में जाता है। स्टैटिक हमेशा जावा में एक स्पेशल एरिया में रहता है, जिस एरिया का नाम होता है मेथड एरिया। दिस इज द लोकेशन वेयर स्टैटिक वेरिएबल्स लिव, राइट? दिस इज कॉल्ड मेथड एरिया। हुआ क्लियर? इसका रीजन है योगेश, या मेथड्स की कॉपी रहती हैं। जब आपका प्रोग्राम रन होता है ना और जावा क्लास को मेमोरी में लोड करती है, तो क्लास में जितने मेथड्स होते हैं उन मेथड्स की कॉपी जावा मेथड एरिया में रखती है। और फिर जब आप मेथड कॉल करते हैं तो जावा स्टैक में उस मेथड के वेरिएबल्स बनाती है। नहीं आया? आया समझ में? थोड़ा सा हाई लेवल है, आने दो, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सब को आने दो, फिर बताऊंगा मैं। बट एक बार फिर बोल रहा हूं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि ना समझ में आए। आप ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास कोई क्लास होती है, सुनो, जब भी हमारे पास कोई क्लास होती है, मान लीजिए क्लास का नाम है सैंपल। सैंपल क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड शो, सपोज कीजिए। अब योगेश, ये जो शो मेथड है ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकता है? हो सकता है ना? क्या लगता है आपको, जावा हर बार कॉल पे से मेमोरी में लोड करती होगी? नहीं, कभी नहीं करती है, दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं करती है। तो जावा क्या करती है, इसका जो बाइट कोड है वो मेथड एरिया में रख लेती है। ठीक है, मेथड एरिया में इस बाइट कोड को रख लेती है, राइट? और जब आप कॉल करोगे इसको सैंपल के ऑब्जेक्ट से बाय राइटिंग s.show, तब जावा इसमें जो आपने वेरिएबल्स वगैरह बना रखे हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट करेगी और मेथड को रन कर देगी। जब एग्जीक्यूशन खत्म होगा, आपने सुना है हर लैंग्वेज में वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, तो ये ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये शो एक ही बार मेमोरी में आएगा
और एक ही बार मेमोरी से जाएगा। ये शो एक ही बार मेमोरी में आएगा, एक ही बार मेमोरी से जाएगा। मैं ये लाइन बहुत प्रेशर देकर दे रहा हूं योगेश, क्या ये बात स्टैटिक पे लागू होती है? एक ही बार मेमोरी में आएगा, एक ही बार मेमोरी से जाएगा, होती है। इसलिए स्टैटिक इस मेथड एरिया में रखा जाता है। ये पाई वगैरह सब यहीं रहते हैं, राइट? यानी स्टैटिक का आना जाना नहीं लगा रहता, मानते हैं? स्टैटिक का आना जाना नहीं लगा रहता। यस यस बिल्कुल, हर स्टैटिक चीज मेथड एरिया में रहेगी। हो गया क्लियर? चलिए अब आपका क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड EMP। आपको EMP नाम की एक क्लास बनानी है। द फॉलोइंग मेंबर्स, सबसे पहला मेंबर आपको बनाना है एम्प्लॉय नेम। कैसा होगा? स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। क्या रखेगा? स्टोर करेगा नेम ऑफ द एम्प्लॉय। क्या लगता है, स्टैटिक होगा कि नॉन स्टैटिक होगा? ऑब्वियस सी बात है, नॉन स्टैटिक होगा, राइट? दूसरा आपको रखना है एज। क्या रखेगा ये रखेगा एज ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, ये भी नॉन स्टैटिक होगा। तीसरा आपको रखना है आईडी, ये भी इंटीजर है, और ये रखेगा एम्प्लॉय की आईडी। ठीक है, आपको तीन बातें इस कोड में ध्यान रखनी है। नंबर 1, आईडी मस्ट बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। नाउ व्हाट इज ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली का मतलब आप अपनी क्लास के अंदर वाया पैरामीटर एज और नेम को इनिशियलाइज करेंगे, बट आईडी पैरामीटर से इनिशियलाइज नहीं होगी। किसके पैरामीटर की बात कर रहा हूं? कंस्ट्रक्टर के। तो मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर देता हूं क्वेश्चन को। ये डेटा समझ में आ गया? ये तीन तो डेटा मेंबर्स हैं, इतना क्लियर है? अब क्लास के मेथड्स भी सुन लीजिए। क्लास में एक मुझे चाहिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कितने पैरामीटर लेगा बताओ? सिर्फ 2। 3 नहीं, नहीं शुभम, 3 नहीं, यही पॉइंट है, सिर्फ 2 लेगा। शुड एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड इनिशियलाइज नेम एंड एज विद देम। ठीक है, दूसरा शो नाम का मेथड चाहिए। क्या प्रिंट करेगा? ये डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय की डिटेल्स। एम्प्लॉय की डिटेल्स क्या है? एम्प्लॉय की डिटेल्स 3 चीजें हैं, उसका नाम, उसकी एज और उसकी आईडी, है ना? तीसरा हमें एक मेथड और चाहिए जिसका नाम होगा शो नेक्स्ट आईडी। जब हम इसको कॉल करें तो ये हमें बताए कि जो अगला एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करेगा उसकी आईडी क्या होने वाली है। शुड डिस्प्ले द आईडी ऑफ द नेक्स्ट एम्प्लॉय। और आईडी के लिए 3 ट्विस्ट हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहला ट्विस्ट, आईडी आप यूजर से या मेन से नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? आप वैसे भी सोचिए, आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो एज और नेम आप फिल करेंगे, आईडी तो कंपनी जनरेट करेगी ना आपकी। आप तो अपनी आईडी थोड़ी ना बताएंगे। आप जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां आपको एनरोलमेंट नंबर कॉलेज के सॉफ्टवेयर ने दिया होगा ना, आपने अपना एनरोलमेंट नंबर खुद थोड़ी चुना होगा। सही कह रहा हूं? तो ये रियलिस्टिक वे में आपके कोड के थ्रू जनरेट होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, आईडी शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। तो जो पहला बंदा कंपनी में आएगा उसको आईडी क्या मिलनी चाहिए? 1।
और हर अगले बंदे पे आईडी इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए बाय 1। समझ आ रहा है? ठीक है, चौथा पॉइंट भी लिख देता हूं एक, आईडी में गैप्स नहीं आने चाहिए। नो गैप्स शुड बी बिटवीन आईडीज। ठीक है, और आईडी यूनिक भी होनी चाहिए। नो गैप शुड बी बिटवीन आईडी, मतलब अगर 4 बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं तो आईडीज क्या होनी चाहिए? अगर कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं तो आईडी 1 2 3 4 चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम आईडी अपन ले आए। आईडी 1 2 3 4 आनी चाहिए। और पांचवा, आईडी शुड बी यूनिक। ये तो होना ही चाहिए ना। नो 2 एम्प्लॉइज इन द कंपनी शुड हैव सेम आईडी। ये करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सारों के ही ले ले। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है? वो शुभम अपन बाद में हैंडल करेंगे। बिल्कुल सही। कोई कंपनी छोड़ के जाएगा तो कैसे हैंडल होगा वो करेंगे अपन। अभी मान लो कोई छोड़ के नहीं जा रहा, सब गूगल ज्वाइन कर रहे हैं, खत्म होने के बाद ही छोड़ेंगे। ठीक, अभी मान लीजिए कोई नहीं छोड़ रहा कंपनी, बढ़िया पर्क्स दे रही है कंपनी तो सब कंपनी में है, फिर अपन इस छोड़ने वाला केस को भी हैंडल करेंगे। ठीक है, चलो ये है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इसका तो कोई सेंस नहीं था, ये भी छोड़ दीजिए। पेज 5, पेज 1 वापस, हो गया। मैंने दी तो थी आपको एक्सरसाइज सेल्समैन वाली, नहीं बनी? चलो ठीक है, आप ट्राई कर लो एक बार और, फिर क्लास में करते हैं। नहीं, ये गलत हो गया। ARR 0 इक्वल टू न्यू INT, ये लाइन से तो सिर्फ रेफरेंसेस बने हैं ना शुभम, इंटीजर्स का एरे कहां बना? तो आपको इसमें फिर लिखना पड़ेगा ARR 0 इक्वल टू न्यू INT, और जितने का भी एरे आप बनाना चाहते हैं वो साइज, राइट? यूजर से लेंगे ना साइज, आपको नहीं पता, यूजर को तो पता है। एक वेरिएबल में ले लो n, और फिर कह दो ARR I इक्वल टू न्यू INT n, इसे लूप में डाल के चला दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो मैं अगले लेक्चर में बताता हूं आपको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।